गुड मॉर्निंग, वेलकम वंस अगेन। आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक है लेविट थियरी। लेविट थियरी जो कि स्टोमेटल मूवमेंट को समझाने के लिए दी गई सबसे सटीक थियरी है और सर्वमान्य है। पिछले वीडियो में मैंने आपको रंध्रों की क्रियाविधि या मैकेनिज़्म जो था उसकी 3 थ्योरीज़ के बारे में बताया था, 1, 2 और 3, यानी थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल जो कि वॉन मोल के द्वारा दी गई थी। सेकंड जो कि स्टार्च और शुगर इंटरकन्वर्जन हाइपोथेसिस है, वो स्कार्थ और सायरे के द्वारा दिया गया था। और थर्ड स्टार्च ग्लूकोज इंटरकन्वर्जन हाइपोथेसिस जो कि स्टीवर्ट हाइपोथेसिस भी कहलाती है, स्टीवर्ट्स के द्वारा दी गई थी। फोर्थ थ्योरी जो कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोनल कंट्रोल थियोरी। इस थियोरी को सबसे पहले लेविट ने दिया था 1974 में, इसलिए इसे लेविट हाइपोथेसिस भी कहते हैं। हिंदी में हम इसको कहते हैं पोटेशियम आयन अभिगमन तथा हार्मोन नियंत्रण सिद्धांत। इस थ्योरी को रस्के और बॉलिंग ने अपना समर्थन दिया था। इस थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ये कि अधिचर्म कोशिका या साया कोशिका जो कि गार्ड सेल के चारों तरफ मिलती हैं, उनमें पोटेशियम आयन पाए जाते हैं। दीज सेल्स आर पोटेशियम रिच। एंड दूसरा ये कि रंध्रों का खुलना जो है एक एक्टिव प्रोसेस है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि बंद होने में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब वो एक पैसिव प्रोसेस होता है। पूरी प्रक्रिया को, रंध्रों के खुलने और बंद होने को मैं इस चित्र के माध्यम से आपको समझाती हूँ। सबसे पहले रंध्रों का खुलना। रंध्रों के खुलने के लिए इस थ्योरी के अनुसार दिन के समय की प्रक्रिया है। स्टोमेटा दिन में खुल रहे हैं तो यहाँ पर जो स्टार्च है वो मेटाबोलाइज हो जाता है पीईपी, फॉस्फोइनोल पाइरूवेज में। पीईपी में मेटाबोलाइज हो रहा है और ये पीईपी फिर कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, मैलिक अम्ल में। ये पूरी प्रोसेस जो होती है पीईपी कार्बोक्सिलेज द्वारा नियंत्रित होती है। मैलिक एसिड कुछ ही समय बाद डिसोसिएट हो जाता है इनटू मैलेट और हाइड्रोजन आयन, यानी मैलिक एसिड से मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन्स का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक सारे हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो द्वार कोशिकाओं में इकट्ठे हो जाते हैं। द्वार कोशिकाओं के बाहर ये है सब्सिडरी सेल या सहायक कोशिका या एपिडर्मल सेल। जैसा कि मैंने अभी कहा, ये पोटेशियम रिच होती हैं, इनमें पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये पोटेशियम जो है वो प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन आयन एक्शन थ्योरी भी कहलाती है। पोटेशियम आयन के साथ साथ यहाँ पर कुछ क्लोराइड आयन भी होते हैं जो कि एनायन है। अब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन यहाँ एकत्रित हो रहे हैं अंदर गार्ड सेल में, ये गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल की तरफ मूव करते हैं और बदले में ये पोटेशियम आयन जो हैं वो गार्ड सेल के अंदर आते हैं, यानी कि प्रोटॉन का प्रोटॉन से एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी भी ये कहलाती है। ये पूरा प्रोसेस यानी हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन जो हैं वो आपस में इनका जो एक्सचेंज हो रहा है ये एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि ये जो एक पंप स्थापित हो रहा है इसको कहते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम आयन पंप। वो जितने हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहे हैं उतने ही पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं, तो एक बैलेंस बना रहता है। और ये पूरी प्रक्रिया जो है, जो पंपिंग हो रही है, ई फ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड इन फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, ये पूरा प्रोसेस एटीपीएस द्वारा नियंत्रित होता है। इट मीन्स कि एटीपी यहाँ यूज़ हो रही है, ऊर्जा यहाँ यूज़ हो रही है और ये पूरी तरह एक सक्रिय अवस्था है, सक्रिय प्रोसेस है। अगर एटीपी नहीं होगी तो इस किसी भी तरह की कोई पंपिंग दोनों प्रोटॉन्स की आपस में नहीं होगी। तो पोटेशियम आयन के साथ साथ कुछ क्लोराइड आयन भी अंदर आ जाते हैं जस्ट टू बैलेंस, उसको बैलेंस करने के लिए। अब जब पोटेशियम आयन अंदर आ गए तो ये पोटेशियम आयन मैलेट के साथ एसोसिएट होकर पोटेशियम मैलेट का निर्माण करते हैं।
तो पोटेशियम आयन, मैलेट आयन, क्लोराइड आयन, अब ये द्वार कोशिकाओं में ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी इस द्वार कोशिका का ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ा दे, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो बढ़ा देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ा देते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि इन द्वार कोशिकाओं में पास की कोशिकाओं से जल, जहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, वहाँ से वाटर जो है वो यहाँ पर प्रवेश करता है। जब जल यहाँ पर प्रवेश करता है तो जल के प्रवेश करने से द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और स्फीत होने से स्टोमेटा खुल जाते हैं। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस जो दिन के समय ये हो रहा है स्टोमेटा के ओपन होने का, ये पूरा प्रोसेस जो है वो हाइड्रोजन और पोटेशियम यानी दोनों प्रोटॉन आयन के एक्सचेंज जिसे हम कहेंगे, जो पंप स्थापित हो रहा है उसके कारण होता है। अब रात के समय क्या होगा? रात के समय जैसे कि मैंने आपको बोला कि रात के समय ये एक्टिव प्रोसेस नहीं होता, तो रात के समय क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, रात के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगी? ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया होगी, श्वसन की क्रिया होने से और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। जैसे कि मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्यूमुलेट हो जाती है तो यानी इसका मतलब फोटोसिंथेसिस रात को नहीं हो रहा है, तो उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है। उसके एक्यूमुलेशन होने से क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हम इस थ्योरी के अनुसार बात कर रहे हैं, तो एब्सिसिक एसिड जो कि एक ग्रोथ हार्मोन है, उस एब्सिसिक एसिड का ट्रिगर होगा, वो एब्सिसिक एसिड एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव होते ही सबसे पहला काम ये करेगा कि गार्ड सेल्स की जो मेम्ब्रेन है, उस गार्ड सेल की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, क्योंकि अभी तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है, तो उसकी परमिएबिलिटी को रोक देगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि जो डिफ्यूज़न हो रहा है उस पोटेशियम आयन का अंदर की तरफ, उसको भी रोक देगा। तो बदले में क्या हो जाएगा अब कि पोटेशियम आयन जो है वो अंदर आना बंद हो जाएंगे। जब पोटेशियम आयन अंदर नहीं आ रहे हैं तो जो कॉन्सेंट्रेशन पे फ़र्क आना चाहिए था अंदर, वो कॉन्सेंट्रेशन में अंतर बदलेगा नहीं, वो कॉन्सेंट्रेशन। तो सारे पोटेशियम आयन बाहर की तरफ तो चले जाएंगे, लेकिन पोटेशियम आयन अंदर नहीं आएंगे, यानी विपरीत क्रिया होने लगेगी, सारे पोटेशियम आयन हैं जो वो बाहर चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो गार्ड सेल का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है, वो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कम होने से जो वाटर है वो कम से ज़्यादा की तरफ, बाहर की तरफ निकल जाएगा और एक्सोऑस्मोसिस की क्रिया होगी। एक्सोऑस्मोसिस की क्रिया होने से द्वार कोशिकाएं जो होती हैं वो फ्लैसिड हो जाएंगी, शल्त हो जाएंगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टोमेटा का ओपन होना एक सक्रिय प्रक्रिया है और स्टोमेटा का क्लोज होना हार्मोनल कंट्रोल है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऊर्जा भाग नहीं लेती है। तो एब्सिसिक एसिड जो होती है वो पीएच को प्रभावित करती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो पीएच जो है वो डाउन हो जाती है, और पूरा प्रोसेस समझाया था पिछले वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। ये टेक्स्ट है उसका कि लाइट में क्या होता है, द्वार कोशिकाओं में स्टार्च से मैलिक एसिड का निर्माण हो जाता है। मैलिक आयन जो है वो मैलेट जो है वो मैलिट आयन और हाइड्रोजन में डिसोसिएट हो गए। अधिचर्म कोशिकाओं के पोटेशियम आयन जो हैं वो बनते हैं, पोटेशियम अंदर आता है, इसका संतुलन बनता है, मैलेट के साथ एटीपी की आवश्यकता होती है। द्वार कोशिकाओं में मैलेट बढ़ने से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, जल जो है वो उसमें प्रवेश कर गया, स्फीति बढ़ गई और रंध्र खुल जाते हैं। इसी तरह रात को क्या होता है, रात को द्वार कोशिकाओं के जो पास की कोशिकाएं जो होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से क्यों बढ़ती है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो उसकी वृद्धि होती है और ये
जो अम्ल होता है एब्सिसिक एसिड, जिसे यहाँ गलत लिख दिया गया है, ये एब्सिसिक एसिड है। ये द्वार कोशिकाओं की, अभी मैंने बताया आपको, पारगम्यता को और उसके विसरण को रोक देता है। इससे क्या होता है कि वापस जो हैं वो पोटेशियम आयन जो हैं वो वापस बाहर की तरफ चले जाते हैं। अम्लीयकरण को अभी मैंने बोला पीएच कम कर देता है, वापस स्टार्च बन जाता है, परासरण दाब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और पास की कोशिकाओं में जल निकल जाता है, कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं शल्त हो जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। ग्राफिक्स के द्वारा भी यही बताया गया है, पूरा मैंने यहाँ पर क्लियर किया है आपको। यहाँ पे स्टार्च और मैलिक एसिड, डिसोसिएशन, रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश, हाइड्रोजन आयन का बाहर निकलना, मैलेट बनना, परासरण दाब का बढ़ना, एंडोस्मोसिस, टर्जिडिटी बढ़ना और स्टोमेटा का ओपन होना। और अंधकार में क्या होगा? उच्च कार्बन डाइऑक्साइड, एब्सिसिक एसिड, उसका वापस पोटेशियम आयन का वापस बाहर निकलना जाना, डिसोसिएट जो हुआ था वो वापस मैलिक अम्ल बनना और क्या बन जाएगा? स्टार्च। स्टार्च बनते ही इसका परासरण दाब कम हो जाएगा, रक्षक कोशिकाओं में से जल बाहर चला जाएगा, वो स्थिर हो जाएंगी या शल्त हो जाएंगी या फ्लैसिड हो जाएंगी और रंध्र जो हैं वो बंद हो जाएंगे। अब हम लेंगे स्टोमेटा के मूवमेंट को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है लाइट या प्रकाश। लाइट स्टोमेटा की ओपनिंग को इंड्यूस करती है और जो डार्कनेस होती है वो उसको बंद करती है। फोटो एक्टिव स्टोमेटा जो कि कॉमन प्रकार के स्टोमेटा हैं, दिन के समय स्टोमेटा खुल जाते हैं, रात के समय स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो जो रेड और ब्लू लाइट जो कि फोटोसिंथेसिस को भी प्रभावित करती हैं, वो यहाँ पर स्टोमेटा की ओपनिंग में भी सूटेबल होती हैं। यानी ब्लू लाइट और रेड लाइट अगर मौजूद है तो स्टोमेटा ओपन रहते हैं और स्टोमेटा क्लोज होते हैं, जबकि इंफ्रारेड और यूवी लाइट होती है। यानी विजिबल लाइट जब नहीं होती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर या तापमान। तापमान भी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को प्रभावित करता है। ऐसा कहा जाता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग पॉसिबल हो जाती है अंधेरे में भी यदि टेम्परेचर हाई होता है। यानी टेम्परेचर हाई है और अंधेरा भी है, लाइट नहीं भी है, तभी भी स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन रहते हैं। ये शायद इसलिए होता है, ऐसा कहा जाता है कि उसकी जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, वो इसमें सहायक होती है। कई बारी स्टोमेटा जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर दिन में बंद हो जाते हैं। तो दिन में स्टोमेटा का बंद होना, ये जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है मिड डे क्लोजर। वो कब होती है? जब स्टोमेटा लाइट में भी हाई टेम्परेचर पर बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा की क्लोजिंग लो टेम्परेचर पर जो होती है वो लो टेम्परेचर पे स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, चाहे लाइट भी मौजूद हो। यानी प्रकाश का प्रभाव भी नहीं पड़ता अगर टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, 0 या 0 से कम होता है। तीसरा फैक्टर है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर स्टोमेटा जो हैं वो लंबे समय तक खुले हुए रहते हैं इन्हें, है ना। इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर द स्टोमेटा रिमेन ओपन फॉर लॉन्गर पीरियड्स। तो यानी ह्यूमिड कंडीशन अगर है तो वो स्टोमेटा के ओपनिंग में मदद करती है। तो जो ह्यूमिड एरिया होते हैं उनकी जो ह्यूमिड एयर होती है, यानी आर्द्रता ग्राही जो एयर होती है, वो कभी कभी हार्मफुल भी हो जाती है। और वो एयर जो होती है इसलिए हार्मफुल हो जाती है क्योंकि स्टोमेटा अगर कंटिन्यूअस खुले रहेंगे उसमें, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसपीरेशन की क्रिया ज़्यादा होगी। तो ट्रांसपीरेशन की क्रिया अगर ज़्यादा होती है तो वो पौधे के लिए अच्छा नहीं होगा। फोर्थ फैक्टर है वाटर कंटेंट्स ऑफ लीव्स। लीव्स का वाटर कंटेंट यानी लीव के अंदर पाया जाने वाला जल जो है वो स्टोमेटा की क्लोजिंग
और ओपनिंग को प्रभावित करता है। ये तो हमने अभी जितनी भी थ्योरीज पढ़ी उसमें भी एंडोऑस्मोसिस की क्रिया पढ़ी कि अगर जल अंदर आता है द्वार कोशिकाओं में स्फीत हो जाती हैं और द्वार कोशिकाएं जो हैं वो फैल जाती हैं, स्टोमेटा खुल जाते हैं और जल बाहर निकल जाता है, वो फ्लैसिड हो जाती हैं, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। यानी जल अगर मौजूद है गार्ड सेल के अंदर तो स्टोमेटा ओपन होंगे, अगर जल गार्ड सेल में मौजूद नहीं है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। फिफ्थ जो है वो है मैकेनिकल शॉक, एक आघात। नाइट ने ये बताया कि डिफरेंट टाइप्स के जो शॉक होते हैं जो पौधों को लगते हैं, तेज हवा से लगा, आंधी आ गई तब लगा, तो ऐसी स्थिति में स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके स्टोमेटा ये मैकेनिकल शॉक जो हैं वो नहीं सहन कर पाते हैं और क्लोज हो जाते हैं। और ये जो शॉक इफेक्ट है वो जैसे कि मैंने अभी कहा, हाई विंड चलेगी, हाई विंड वेलोसिटी जहाँ रहेगी वो उसको स्टोमेटा की क्लोजिंग को करेगी। सिक्स्थ है मिनरल स्टेटस, जो खनिज हैं उनकी जो स्थिति है गार्ड सेल्स में या उसके आसपास की कोशिकाओं में वो भी प्रभावित करती हैं स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की या पोटेशियम की तो स्टोमेटा का मूवमेंट जो है वो प्रभावित होता है। फॉस्फोट अगर बिल्कुल ही फ्री अमाउंट के अंदर मौजूद होता है तो स्टोमेटा हम क्लोज होते हैं, यानी स्टोमेटा फॉस्फोट की मौजूदगी जो है वो स्टोमेटा को बंद कर देती है। इसके लिए हीस पीसल ने 1930 में कैटायन और एनायन के प्रभाव को एक सीक्वेंस के अंदर इन्होंने प्रस्तुत किया। किसके लिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनकी जो ओपनिंग है, स्टोमेटा की जो ओपनिंग है वो किस कैटायन में ज़्यादा और किस कैटायन में कम होती है, या किस एनायन में ज़्यादा होती है और किस एनायन में कम होती है। जो कि हम देखते हैं लिथियम में ये सबसे ज़्यादा होती है, बेरियम में ये सबसे कम होती है, इसी तरह क्लोराइड में ये सबसे ज़्यादा ओपनिंग होती है और सिट्रेट अगर है तो वो सबसे कम क्लोजिंग होगी। तो ये इनका सीक्वेंस उन्होंने बताया पिज़ल ने कि किस तरह से खनिज लवणों का यानी कैटायन और एनायन का मौजूदगी स्टोमेटा की ओपनिंग में मदद करती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोमेटा की क्लोजिंग में मदद करती है। अभी हम जितनी भी थ्योरी पढ़ रहे थे उनमें हमेशा ये कहा गया कि रात के समय स्टोमेटा बंद हो रहे हैं, तो रात के समय स्टोमेटा बंद हो रहे हैं तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं होती है। तो स्टोमेटा जो क्लोज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, अगर चाहे वो लाइट हो चाहे वो डार्क हो। अभी हार्मोनल थ्योरी ने ये पूरा बताया था। और इस स्टोमेटा जो होते हैं वो दिन के समय जबकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। इस कॉन्सेंट्रेशन कम होने से स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं, यानी क्लोजिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा स्टोमेटा की क्लोजिंग को बढ़ाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कम मात्रा या नहीं मात्रा स्टोमेटा को ओपन करती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है पीएच का लेवल गार्ड सेल में जो पीएच का लेवल है ये भी हम सब थ्योरीज में पढ़ चुके हैं। अगर पीएच का लेवल राइज हो जाता है 7 से अधिक हो जाता है गार्ड सेल में तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और पीएच का लेवल अगर डाउन हो जाता है यानी कि 5 तक यानी 7 से नीचे चला जाता है, मोस्टली ये 5 के आसपास 4.5 5 के आसपास रहता है, तो स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन और पीएच की कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच का भी आपस में इंटर रिलेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाती है तो पीएच जो है वो लोअर डाउन हो जाती है और जो माध्यम होता है वो एसिडिक होता है। ये मैंने आपको पिछली थ्योरीज में पढ़ाया था। यानी हायर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो पीएच का लेवल डाउन कर जाती है और माध्यम एसिडिक हो जाता है। स्टोमेटा के क्लोज करने में वो मदद करता है। लास्ट थियरी जो है, लास्ट जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स। स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए साइटोकाइनिन एक एसेंशियल हार्मोन के रूप में माना जाता है। वो इसलिए कि जो भी पोटेशियम इंटेक, जो अभी लास्ट थ्योरी मैंने बताई थी जिसमें पोटेशियम अंदर आता है गार्ड सेल में, वो पोटेशियम आयन इंटेक जो है वो साइटोकाइनिन के द्वारा बढ़ जाता है। तो साइटोकाइनिन जब पोटेशियम आयन इंटेक को गार्ड सेल में बढ़ाती हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। एब्सिसिक एसिड जो है वो स्टोमेटा की क्लोजिंग में मदद करता है। ये एब्सिसिक एसिड जो होता है वो केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में काम करता है। अभी मैंने आपको इस थ्योरी में बताया था लेविट हाइपोथेसिस में कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रिगर करता है एब्सिसिक एसिड को। अगर ये इसको एक्टिव नहीं करेगा तो एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा की क्लोजिंग में काम नहीं करेगा। तो ये जो है वो एब्सिसिक एसिड जो है स्टोमेटा का क्लोजिंग करता है। चाहे वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, किसी भी तरह की कंडीशन है, ये एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा स्टोमेटा के क्लोजिंग के अंदर। तो इस तरह से ये ट्रांसपीरेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने स्टोमेटा की क्लोजिंग ओपनिंग की विभिन्न थियरीज़ के बारे में मैंने 2 वीडियोस में आपको बताया और बताया कि किस तरह से ये मूवमेंट कुछ फैक्टर्स के द्वारा इफ़ेक्टेड होता है। थर्ड पार्ट कल मैं आपको पढ़ाऊँगी जिसमें हम स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन जो आज कंप्लीट हो गया उसके बाद में जो मैकेनिज़्म है ट्रांसपीरेशन का वो लेंगे, एंटी ट्रांसपायरेंट्स पढ़ाएंगे और साथ में एक छोटा सा प्रोसेस जो प्लांट्स में मिलता है गटेशन, जिसे हम बिंदु स्राव कहते हैं, वो भी पढ़ाएंगे। तो इस तरह से आप जितने भी लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं मेरे चैनल पे या कॉलेज के चैनल पे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।